हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के राय में। तो अभी हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी 360 डिग्री का सीरीज। इस सीरीज को कंटिन्यू हुए आज हम लोग देखेंगे पार्ट थर्ड। चूँकि हम लोगों ने इससे पहले 2 पार्ट कर चुके हैं। अभी हमारा क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, भारत में राष्ट्रवाद। इसका इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें जो भी 2 क्लास इससे पहले अपलोड हो चुका है, आप अगर उसको क्लास नहीं देखें, आप नए व्यूअर हैं तो आप उस क्लास को ज़रूर देख लेंगे, ठीक है? ताकि आप जब सीरियल वाइज में देखेंगे तो आपको समझने में क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है? तो बिना समय गँवाए हुए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का क्लास हम लोग लाते रहते हैं। आईएनएम का एक क्लास प्रॉपर अरेंज कर रहे हैं, ठीक है? उसका भी क्लास आपको जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं। पिछले क्लास में हमने 33 तक देख लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट 34 से कंटिन्यू करेंगे। 34 कहता है कि किस एक्ट के तहत काम करने वाले असम के मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की जो छूट नहीं थी, ठीक है ना? बाहर जाने की छूट नहीं थी। तो ऑप्शन दिया है इंडियन वर्कर एक्ट, बी दिया है इंडिया लेबर एक्ट, थर्ड दिया है, सी दिया है इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट, और डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना? इसका ऑप्शन हम लोग फिर से देखेंगे। इसका ऑप्शन दिया है इंडियन वर्कर एक्ट, सेकंड दिया है इंडियन लेबर एक्ट, थर्ड दिया इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट, और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपको अगर याद होगा तो ये क्वेश्चन जो है आपको TRE 3 के TRE 3 जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, हाँ, TRE 3 का जो कैंसिल वाला एग्ज़ाम था उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। क्या होगा? इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। तो इसके बारे में क्या कहता है कि 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की क्या थी? छूट नहीं थी, अनुमति नहीं थी, और यह इजाज़त उन्हें बिरले ही कभी मिलती थी, मतलब उन्हें शायद ही कभी मिलती थी, ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट दिया कि चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? ये बेहद ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका। TRE में तो बना ही बना है। TRE 1, 2, 3 री एग्जाम कैंसल, हेड टीचर, हेड मास्टर, स्पेशल टीचर, जिसमें भी बात कर लीजिए, इसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये BPSC का ये सब हॉट टॉपिक है। INM जो है वहाँ का उसको बहुत ही बेहद हॉट टॉपिक और वहाँ से बराबर क्वेश्चन पूछता है। तो ठीक है, तो ये जो चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। हमारा ऑप्शन दिया है 1922, 1921, 1920 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपको 1922 में। चौरा चौरी कब हुआ था? 22 में। और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि चौरा चौरी जो 1922 में हुआ था किस डेट में, ठीक है? डेट, मंथ और ईयर। ईयर तो यहाँ दिया हुआ है 1922, और आप ये पिन करेंगे कि किस मंथ में हुआ था, ठीक है ना? कौन सा मंथ था और डेट क्या था। तो चलिए चौरा चौरी के बारे में देखेंगे। चौरा चौरी 1922 के बारे में क्या कहता है कि गोरखपुर स्थित चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर, ठीक है ना? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है? वहाँ पे एक जगह है चौरा चौरी। तो वही कहता है कि गोरखपुर स्थित चौरा चौरी में व्यापक बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ क्या हुआ? हिंसक टकराव में बदल गया। और इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या कर लिया? रोकने का आह्वान किया था। महात्मा गांधी जो थे उसमें जब देखे कि चौरा चौरी कांड का हो गया, तो उसमें क्या किया? असहयोग आंदोलन वापस लेने का क्या कर दिए? आह्वान कर दिए। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, किस डेट को ये असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए, नेक्स्ट दिया है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया था? कौन सा घटना रोकने के बाद? अभी हम लोगों ने देखा है, देखिए ऑप्शन में दिया जालियांवाला बाग हत्याकांड, रौलट एक्ट, चौरा चौरी कांड, और उपयुक्त में से कोई नहीं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना? इसको भूलेंगे नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा चौरा चौरी कांड, क्योंकि चौरा चौरी कांड के बाद ही महात्मा गांधी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन वापस करने का आह्वान कर दिया था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ दिया है
चौरा चौरी 1922 करके चौरा चौरी 1922 के बारे में फिर क्या कहता है कि गोरखपुर स्थित चौरा चौरी में व्याप्त बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसा टकराव में बदल गया और इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या कर दिया, रोकने का आह्वान कर दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब वापस लेने का फैसला किया गया था। ये जो महात्मा गांधी ने आह्वान किया था कि असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, तो कब किया गया था। तो ये कह रहा है कि ऑप्शन दिया फरवरी 1921, फरवरी 1922, मार्च 1923 और अप्रैल 1928। ठीक है ना। तो ये कब किया गया था, इसका सही आंसर होगा फरवरी 1922 में। कब किया गया था, फरवरी 1922 में। चूंकि जब चौरा चौरी कांड हुआ था तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, इससे पहले असहयोग आंदोलन चल रहा था। और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। ठीक है। तो ये जो 5 फरवरी, ये इसका एग्जैक्ट जो 5 फरवरी 1922 को कौन सा आंदोलन, चौरा चौरी जो चल रहा था आंदोलन, उसके कारण क्या कर दिया गया, असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी गई। इसमें लिखा है कि फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का क्या कर दिया, फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन जो है हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की क्या है, जरूरत है। इसलिए क्या किए, उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का आह्वान कर दिया। 38 नंबर क्वेश्चन दिया कि स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन लिखा है कि मोतीलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेकेंड दिया सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। थर्ड सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। और ऑप्शन डी दिया होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। चूंकि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा, तो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किन के द्वारा, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है ना। देखिए, आप जब देख रहे हैं क्लास, तो जब इसका आंसर जो हम पूछ रहे हैं, जिसका आप अगर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पिन करते हैं, तो इससे क्या होगा, इसी बहाने आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा, जिसको आप भूलेंगे नहीं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके जहन में बैठ जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर पिन किया कीजिए। चलिए इसका डिटेल्स देखते हैं कि क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हम लोगों ने देख लिया कि सी.आर. दास और क्या होगा, मोतीलाल नेहरू। ठीक है ना, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चलिए इसका डिटेल्स क्या दिया है देखते हैं। सुधारी क्या दिया है, सुधारों की वकालत करना। क्या करना, सुधारों की वकालत करना। और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषद लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए क्या कर रहे, दबाव बनाए हुए थे। क्या किए हुए थे, दबाव बनाए हुए थे। 39 क्या कहता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चौरा चौरी कांड से, असहयोग आंदोलन से, साइमन कमीशन और रौलट एक्ट से। तो ये जो लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी, कैसे हुई थी, साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिए थे ना, उसी में इनके सर पे डंडा लाठियों के प्रहार से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, साइमन कमीशन। चलिए नेक्स्ट दिया है, साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया और प्रदर्शन के दौरान मिले गहरे जख्मों के कारण उन्हें क्या कर दिया, दम तोड़ दिया। उसके साइमन कमीशन के बारे में क्या लिखा है कि साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान क्या किया गया, ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर क्या कर दिया, हमला किया और प्रदर्शन के दौरान मिले गहरे जख्मों के कारण क्या हो गया था, उन्होंने दम तोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था। साइमन कमीशन भारत में कब आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है, ये सारा आईएनएम दिया हुआ है इसमें, और बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन बना है और बनता है और आगे भी बनता रहेगा। तो इसका ऑप्शन दिया है 1922, 1928, 1930, 1926। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1928। साइमन कमीशन कब भारत आया था, 1928 में। और आपको आंसर पिन करना है कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था। ठीक है ना, ये तो भारत आने का डेट है कि भारत कब आया था, और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में।
चलिए नेक्स्ट दिया है, इसमें कह रहा है कि 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ यानी कि साइमन कमीशन गो बैक के नारों के साथ किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। क्या क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में क्या किया? हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 41, साइमन कमीशन विरोध को शांत करने के लिए किस वायसराय ने डोमिनियन स्टेट लाया था? कौन सा स्टेट? डोमिनियन स्टेट लाया था। तो लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड साइमन। कौन था जो साइमन कमीशन को शांत करने के लिए डोमिनियन स्टेट का दर्ज लाया था? तो ये लाया था लॉर्ड इरविन। किसने लाया था? लॉर्ड इरविन ने लाया था, ताकि वो क्या कर सके? लोगों को शांत कर सके। चलिए इसके बारे में क्या लिखा है इसको देख लेते हैं। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ यानी साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स, कौन सा स्टेट्स? डोमिनियन स्टेट्स का क्या किया? गोलमोल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने मतलब कि लोगों को क्या कर दिया? बहलाने के लिए। और उन्होंने इस बारे में कोई जो है समय सीमा भी तय नहीं बताया, मतलब कोई समय सीमा नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान, ठीक है, के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट दिया कि साइमन कमीशन, क्या दिया है कि साइमन कमीशन भारत में लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन दिया है कि राजस्व के नए स्रोत का अध्ययन, भारत की शिक्षा के प्रसार और सुधार का आकलन करना, थर्ड दिया संवैधानिक सुधारों के प्रश्न पर विचार करना, और थर्ड दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। साइमन कमीशन किस लिए लाया गया था? साइमन कमीशन लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संवैधानिक सुधारों के प्रश्न पर क्या करना? विचार करना। चलिए आइए देखते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा है। इसके बारे में लिखा है कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लिखा है, कहता है इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस को तेज तरार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साइमन कमीशन का गठन किसके कार्यकाल में हुआ था? साइमन कमीशन का गठन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये गठन हुआ था लॉर्ड इरविन के समय में। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। साइमन कमीशन का गठन किसके काल में हुआ था? ये हुआ था इरविन के समय में। और कब हुआ था? इसका डेट आपको आंसर बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें कहता है 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों के साथ किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस विद्रोह को शांत करने के लिए वायसराय इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स को क्या किया? स्टेट्स का गोलमोल सा ऐलान कर दिया था। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 44, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। VVI, इसको MVVI में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। और हर एक एग्जाम में ये INM से अगर क्वेश्चन पूछे, अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछे तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्वेश्चन ये बेहद इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज जिसमें लग जाएगा, ठीक है। पूर्ण स्वराज का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसको आप याद रखेंगे। तो कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? ठीक है, ऑप्शन दिया कराची अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन और लाहौर अधिवेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। ठीक है ना। और आपको बताना है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, कब और अध्यक्षता किसने की थी। ये दोनों का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में आंसर पिन करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर वहाँ 44 लिख देंगे और उसके बाद आंसर आप वहाँ लिख देंगे, डेट और इसके ईयर, और उसके साथ जाके उनका अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किए थे, उनका नाम। चलिए इसके बारे में लिखा है कि मध्यम वर्गीय, क्या लिखा है?
मध्यम मार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में मिले कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या हो गया, पूर्ण स्वराज की मांग करने को औपचारिक रूप से मान लिया गया। ठीक है, क्या कर लिया गया, औपचारिक रूप से मान लिया गया। कौन सा अधिवेशन, तो 1919 का था, दिसंबर 1919 का कौन सा अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है ना, और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। शायद जो अभी हमने बताया था, क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट दिया है 45, क्या कहता है, 45 में कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दिया कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। सेकेंड कहता है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1930 में हुआ था। थर्ड, महात्मा गांधी द्वारा लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया। और फोर्थ कहता है लाहौर अधिवेशन में तय किया गया कि 26 जनवरी 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, यहाँ असत्य के बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप यहाँ जब भी एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे तो वहाँ सत्य असत्य को बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे कि क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया है कि केवल 1, केवल 2 और 4, केवल 3, और डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा क्या, उपयुक्त में से सभी। यहाँ असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है, और असत्य कथन में देखिए यहाँ जो फर्स्ट में कह रहा है कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, ये कराची अधिवेशन नहीं था बल्कि लाहौर अधिवेशन था। ठीक है, इसी हिसाब से ये गलत हो गया क्योंकि असत्य ही पूछ रहा है। सेकंड कहता है कि कराची के लाहौर अधिवेशन, किस अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन 1930 में हुआ था, ये भी गलत है। ये अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में। थर्ड क्या कहता है, महात्मा गांधी द्वारा लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था, ये भी क्वेश्चन गलत है। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और फोर्थ कहता है कि लाहौर अधिवेशन में तय किया गया कि 26 जनवरी 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये भी गलत है। ये 26 जनवरी 1947 नहीं था बल्कि 26 जनवरी क्या था, 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 में ऐसा डिसाइड किया गया कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या किया जाएगा, स्टेट को मनाया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ जो चारों जो ऑप्शन दिया है, 4 स्टेटमेंट लिखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके, ये सभी का सभी गलत है। इसलिए इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा क्या, उपयुक्त में से सभी क्या है, सभी क्या है, असत्य है। ठीक है ना, चूंकि असत्य के बारे में ही पूछ रहा है। चलिए तो देखते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है। तो यहाँ दिया है कि मध्यम मार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में, कब, दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किए थे, अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। मांग को क्या कर दिया, औपचारिक रूप से मान लिया गया था। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए क्या किए थे, संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर से बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को क्या रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। ठीक है, तो उसमें देख लिए जो भी स्टेटमेंट में असत्य था उसको देख लिए, टिक कर दिए। सत्य असत्य देख लेना अच्छी तरीके से, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कह रहा 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी वायसराय इरविन को एक खत लिखे और उस खत में 21 मांगों का उल्लेख किया गया था। सेकेंड कहता है उस खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। थर्ड, गांधी जी लिखे थे कि अगर 11 मार्च तक मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें सत्य के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है कि केवल 1, केवल 2, केवल 2 और 3, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो इसका आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा केवल 2 और 3। क्या होगा, केवल 2 और 3। आइए देखते हैं कि क्या कहता है, चूंकि सत्य क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है। तो फर्स्ट कहता है कि 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी वायसराय इरविन को एक
खत लिखे और उस खत में कहता है 21 मांगों का क्या किया, उल्लेख किया। तो इसमें जो है आपको 21 मांग नहीं बल्कि कितनी मांगे थी, 21 मांग नहीं बल्कि 11 मांगे थी। कितनी मांगे थी, 11 मांग, ठीक है। और इस 11 मांग में भी जो है नमक कर को खत्म करने का मांग जो था वो महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी के कारण जो है 11 सूत्री मांग के थे, उसमें जो सबसे मेन क्या था, उसमें नमक कर को खत्म कर देना, यही गांधी जी का मेन मांग था। और सेकंड कहता है कि उस खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में था। ये सही है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है लेकिन सेकंड सही है। थर्ड कहता है गांधी जी लिखे थे कि अगर 11 मार्च तक मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन क्या करेगी, छेड़ देगी। ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है और फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, वो स्टेटमेंट गलत है। चलिए इसके बारे में क्या लिखा है उसको थोड़ा देख लेते हैं। अगर हमारा क्लास आपको पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपको अगर हम पढ़ाने के दरमियान में पूछ लेते हैं कि ये कब हुआ था, चाहे इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो उसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है, ताकि इससे आपको एक क्वेश्चन क्या होगा, आपके मेमोरी आपको याद हो जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। आप उसको फिर उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक ना। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें क्या कहता है। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा और इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख कहा ना, देखिए 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ समान मांगे थी, जबकि कुछ मांगे क्या थी, उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। गांधी जी ने इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों, इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या था, देखिए नमक कर को खत्म कर देना था ना। चूंकि नमक पर जो कर लगा था, गांधी जी यही कहते थे कि हमारे देश में नमक ही नमक है, ठीक है, तो फिर उस पर कर क्यों, ठीक है ना, वो फ्री मतलब वो कर रहित होना चाहिए। इसके बारे में थी, नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे, यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी मैंने इजारेदारी, ठीक है, को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। और महात्मा गांधी का यह पत्र जो है एक अल्टीमेटम यानी चेतावनी की तरह था, ठीक है। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांग नहीं मानी गई तो कांग्रेस स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। और इरविन क्या हो गए, इरविन जो है झुकने को तैयार नहीं थे। इरविन क्या थे, झुकने को तैयार नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी जी कितने विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की थी। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब ऑप्शन दिया है 76, 77, 78, 79, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा 78। क्या होगा, 78, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछता है। अभी आपको क्या पूछा कि महात्मा गांधी कितने विश्वस्त वॉलेंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू किए थे, ठीक ना। अभी मतलब गांधी जी के बारे में हटा के पूछ रहा है, इसमें गांधी जी को काउंट नहीं कर रहा है। और एक में आपको पूछेगा ऐसे पूछेगा कि गांधी सहित, ठीक है ना, कितने वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा किए थे, तब 79 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन जब आप टैकल करेंगे तो आप उसको ध्यान रखेंगे कि पूछ क्या रहा है, गांधी जी को उसमें लगा के मिला के पूछ रहा है या गांधी जी को हटा के वहाँ से पूछ रहा है। अगर गांधी जी भी को इंक्लूड कर दे रहा है तब तो 79 हो जाएगा, 79, ठीक है। अगर उनको हटा दे रहा है तब तो 78 होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर यहाँ टिक करना है। जैसे यहाँ पर अभी पूछ रहा है ना कि सिर्फ गांधी जी को इंक्लूड नहीं करा है, गांधी जी को हटा के पूछ रहा है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा, 78, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलिए इसके बारे में क्या लिखा है कि फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। और यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम में 240 किलोमीटर की दूरी दांडी नमक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। क्या कहा है कि यह यात्रा जो है साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर, कितना, 240 किलोमीटर दूर दांडी नमक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी, ठीक है। अच्छा, ये जो 240 किलोमीटर पूछा है ना, तो अब आपको यहाँ बताते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है निकल के, ठीक है ना, कि दांडी मार्च मतलब कि हुआ था तो मतलब कितने किलोमीटर का था। गांधी जी जो थे वो दांडी मार्च जो किए थे ये कितने किलोमीटर का किए थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में बन भी चुका है। इसके अलावा और भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप इसका आंसर
दो बातें, आप तो अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो आप एनसीईआरटी में देखिएगा 240 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, कि महात्मा गांधी ने 10 किलोमीटर पर डे हिसाब से और 24 दिनों तक यात्रा किए थे, ठीक है। तो 10-10 और 24 दिन किए थे तो 240 किलोमीटर वहाँ एनसीईआरटी ऐसा लिख रहा है। लेकिन यही क्वेश्चन जब आपको मील में पूछ दे कि कितने किलोमीटर मील की यात्रा किए थे, तो वहाँ मील में मारना है आपको 241 मील, ठीक है ना। अभी जो हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, गलती नहीं करना है। और ये एनसीईआरटी में जो 240 दिया ना, बीपीएससी इसको भी नहीं माना है, कई लोगों ने इसके पर ऑब्जेक्शन भी किया था, ठीक है, लेकिन फिर भी बीपीएससी आयोग जो है अपना अलग तर्क दिया था, ठीक है। आप कभी दिल्ली राजघाट जाएंगे तो वहाँ राजघाट में वहाँ दीवार पर 241 मील का चर्चा किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में दो बात है, क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन जो आपको एक तो मील में पूछ लेता है, एक तो मील में पूछता है और एक पूछता है किलोमीटर में, किसमें, किलोमीटर में। जब आपको मील में क्वेश्चन पूछे कि गांधी जी ने कितने मील का यात्रा किए थे दांडी यात्रा के दौरान, तो 241 मील, तब आपको मारना है 241 मील, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बीपीएससी पीसीएस। अदर एग्जाम में कोई 384 भी मानता है, कोई 390 भी मानता है, ठीक है, तो इसी हिसाब से देख लेंगे, कोई 240 भी मानता है। लेकिन बीपीएससी अगर पूछे भी, आप अगर बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, बीपीएससी का कोई भी दे रहे हैं, चाहे बीपीएससी का एईडीओ दीजिए, पीसीएस दीजिए या फिर एएसओ दीजिए, बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, या बीपीएससी का टीचर वाला दीजिए, अगर आपको वहाँ नमक यात्रा के बारे में पूछा, अगर मील में पूछा कि कितने किलोमीटर के दांडी यात्रा किए थे, कितने मील का, तो मील में मारेंगे आप 241 मील। कितना मारेंगे, 241 मील। अगर वहीं अगर पूछ दे कि कितने किलोमीटर का यात्रा किए थे, अगर किलोमीटर में पूछ देगा तो वहाँ आप मारेंगे 385 किलोमीटर। कितना मारेंगे, 385 किलोमीटर, ठीक है। जो क्वेश्चन अभी बताएं बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछा है और कई स्टूडेंट ने 240 मारा है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू, अब तो लगा कि एनसीईआरटी में सही है तो 240 मारा, लेकिन वहाँ उसका वो क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हुआ। बीपीएससी और जब लोग अपना कंप्लेन दर्ज कराए इस बात पर लेकर दावा किया, तो बीपीएससी ने अपना अलग तर्क दिया, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज़ को याद रखेंगे, जब किलोमीटर पूछे तो 385 किलोमीटर, जब मील में पूछे तो 241 मील, ठीक है, ये राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 48 नंबर दिया है। 48 नंबर क्या दिया है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध नमक यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध नमक यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो ऑप्शन दिया साबरमती आश्रम से, दांडी से, सूरत से और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, साबरमती आश्रम से, क्योंकि दांडी यात्रा तो यहीं से शुरू किए थे ना, कहाँ से, साबरमती आश्रम से। चलिए इसके बारे में क्या लिखा है, इसके बारे में लिखा है कि यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूरी दांडी नमक गुजरात है ना, गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का क्या किया, सफर तय किया था। सुनने आते, ठीक है ना, गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग वहां क्या करते, सुनने आते उनको। क्या है नेक्स्ट दिया है 49 में क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में दिया महात्मा गांधी की नमक यात्रा 240 किलोमीटर तक चला था, ठीक है, क्या चला था, महात्मा गांधी का नमक यात्रा 240 किलोमीटर चला था। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे, मैंने 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। थर्ड कहता है महात्मा गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज 10 मील तक सफर किया, 10 मील तक का क्या किया, सफर तय किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ सत्य कथन के बारे में पूछ रहा है, केवल 1, केवल 2, 1 और 3, और उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से 1 से अधिक। इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा, आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दिया, उपयुक्त में से 1 से अधिक, ठीक है। चलिए 1 से अधिक दिया है तो इसमें देख लेते हैं कि क्या कहता है कि महात्मा गांधी नमक यात्रा जो 240 किलोमीटर तक चला, ये सही है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के हिसाब से ये सही है। और कहता है कि सेकंड कहता है कि 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबाल कर नमक बनाना शुरू कर दिया, ये भी सही है। थर्ड कहता है कि महात्मा गांधी जी की टोली 24 दिन तक हर रोज 10 मील का यात्रा मैंने क्या करते 10 मील तक का सफर तय किया, ये भी सही है।
तो बिल्कुल तीनों का तीनों सही है स्टेटमेंट। तो इसके हिसाब से ये एक से अधिक, ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक, ये सही होगा। चलिए इसके बारे में क्या लिखा है थोड़ा इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर की दूर दांडी नमक गुजरात तटीय कस्बों में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें कथा सुनने आते और इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा अवज्ञा करे, शांतिपूर्वक क्या करे, अवज्ञा करे, यानी अंग्रेजों का कहना ना माने। ठीक है। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचकर क्या किया, दांडी पहुंचे और उन्होंने क्या किया, समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया और यह कानून का क्या था, उल्लंघन था। ये क्या था, कानून का उल्लंघन था। 50 कहता है, क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है 1930 में महात्मा गांधी ने स्वविज्ञा अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1930 में महात्मा गांधी ने स्वविना अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। तो ऑप्शन दिया है साबरमती से, सेवाग्राम से, दांडी से और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दांडी से। कहाँ से, दांडी से। चूंकि महात्मा गांधी ने जो 1930 में स्वविना अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था वो कहाँ से शुरू किया था, तो दांडी से। कहाँ से किए थे, दांडी से। चलिए इसके बारे में क्या दिया है, तो इसके बारे में दिया कि गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक क्या करें, अवज्ञा करें, यानी कि बहिष्कार के, कहना ना माने, अंग्रेजों का कहना ना माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया और यह क्या किया, कानून का उल्लंघन था। यह क्या था, कानून का उल्लंघन था। और यहाँ से स्वविना अवज्ञा आंदोलन क्या होता है, शुरू होता है। और यह आंदोलन असहयोग क्या होता है, असहयोग, यहीं से स्वविना अवज्ञा आंदोलन कहता है कि शुरू हो जाता है। नेक्स्ट दिया 51, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI मतलब इस चैप्टर का हमने जो भी क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस चैप्टर से भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। मॉडर्न हिस्ट्री अगर INM की बात करते हैं वहाँ तो भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, छोटा छोटा क्लास है, आप इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है ना, ताकि आपको एक बार में आपको याद नहीं होता है तो 2-3 बार क्लास कर क्या करेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे। और गांधी यहाँ कह रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ऑप्शन दिया 1930, 1931, 1932 और 1933। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि गांधी इरविन समझौता किनके किनके बीच हुआ था। अब तो यहाँ आपको ये सिंपल, आपको इस क्वेश्चन में ही आप जवाब दिख रहा है कि गांधी इरविन समझौता गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था। ठीक है ना, जिसमें आपने 11 सूत्री मांग के बारे में पढ़े थे ना, गांधी जी का, ये सब उसमें चर्चा हुई थी। चलिए तो इसमें आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने गांधी इरविन के साथ, उन्होंने कहता है इरविन के साथ क्या किया, एक समझौते पर दस्तखत कर दिए और इसे गांधी इरविन समझौता के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे सम्मेलन में क्या लिया, हिस्सा लेने के लिए अपनी सहमति व्यक्त कर दी। ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया आप गांधी इरविन समझौता। आप ये बताइएगा कि दिल्ली समझौता किसे कहते हैं। ठीक है, आपका इस जो है आपको इसका जवाब आंसर बॉक्स में पिन करना है कि दिल्ली समझौता किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन, क्या कहता है यहाँ 52 में 52 में क्वेश्चन कहता है 52, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो ऑप्शन दिया है पहला, सेकेंड दिया है दूसरा, थर्ड दिया है तीसरा और डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से कहते हैं किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो ये पहला सम्मेलन में, किस सम्मेलन में, चूंकि पहला सम्मेलन का तो बहिष्कार ही कर दिया था और सेकेंड वाले सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, पहला जो गोलमेज सम्मेलन था
उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या कर दिया था, भाग नहीं लिया था, और दूसरे सम्मेलन में खुद गांधी जी ने भाग लिए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं के बारे में क्या लिखा है कि गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी और इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई थी। 53 कहता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन गए थे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर बताएंगे आप। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका कहता है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन गए थे, ये तो दूसरा था। कौन सा अधिवेशन था, दूसरा अधिवेशन। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा अधिवेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गांधी इरविन समझौता के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर क्या कर दी, अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी। वो तैयार हो गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और 54 कहता है महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन कब गए थे। तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन कितना, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि टोटल कितना गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है ना, तो टोटल कितना गोलमेज सम्मेलन था और कब कब। आपको पूरा अगर डेट मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं भी लिखेंगे तो कम से कम ईयर लिख के बताइए कि किस किस ईयर को, मतलब 3 सम्मेलन जो हुआ था उसमें कौन कौन से ईयर में हुआ था सम्मेलन। ठीक है ना, तो महात्मा गांधी के बारे में पूछ रहा है कि महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन कब गए थे। ऑप्शन दिया 1930, 1931, 1932 और 1933। कब गए थे, तो 1931 में। ठीक है, कितना गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3 सम्मेलन हुआ था। ठीक है ना, 1930, 31 और 32। ठीक है, तो इसमें ये सेकेंड वाले में गए थे महात्मा गांधी जी, 1931 वाले में। ठीक है ना, चलिए इसमें क्या लिखा है इसके बारे में, तो इसके बारे में लिखा है कि महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए और इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति क्या कर दी, व्यक्त कर दी। चलिए नेक्स्ट दिया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। क्या दिया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी। 1928 में, 1929 में, 1930 में और 1932 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा 1928। ठीक है, 1928। और आपको एक क्वेश्चन आपको बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी। हिंदुस्तान, यहाँ तो दिया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी, और आपको ये बताना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए इसके बारे में क्या लिखा है, इसके बारे में देख लेते हैं। बहुत सारे राष्ट्रवादियों को कि लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष व अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HARA, ठीक है, क्या दिया है, HSRA, क्या दिया है, HSRA की स्थापना की गई थी। इसके नेताओं में कहते थे, इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और क्या थे, अजय घोष थे। इसके नेताओं में कौन कौन थे, एक तो भगत सिंह थे, जतिन दास थे और उसके बाद अजय घोष थे। अजय घोष क्या थे, अजय घोष शामिल थे। देश के विभिन्न भागों में कार्रवाइयां करते हुए HSRA ने ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीकों को क्या कर दिया, निशाना बनाया था, कई प्रतीकों को निशाना बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान, क्या दिया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, क्या क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है हजरतगंज लखनऊ, तुगलकाबाद दिल्ली, फिरोज शाह मैदान, फिरोज शाह दिल्ली, थर्ड दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फिरोज शाह दिल्ली। कहाँ होगा, फिरोज शाह दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में कहता है इसका संघर्ष अहिंसा, क्या दिया है, दिया है संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता।
संघर्ष जो है अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कब फेंका था? आपको याद होगा तो ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है, टीआरई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद रखेंगे, VVI है, ठीक है ना। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कब फेंका गया था? तो ऑप्शन दिया 1928, 1929, 1930 और 1927 में। तो इसका सही आंसर होगा 1929 में। कब बम फेंका गया था? 1929 में। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। किसने? लेजिस्लेटिव असेंबली में किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। चलिए नेक्स्ट दिया है 58 नंबर कि भगत सिंह को कितने वर्ष की उम्र में फांसी दी गई थी? ये भी एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। बीपीएससी का जो पीसीएस वाला एग्जाम होता है उसमें ऑप्शन दिया है 22, 21, 23 और 24। कितने उम्र में? तो इसका सही आंसर होगा 23। क्या दिया है? 23। मतलब आप पढ़ेंगे घटना चक्र में इसके बारे में लिखा है 21 वर्ष से ऊपर, ठीक है ना, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था उम्र तब। यहाँ जैसे एनसीईआरटी में इसका व्याख्यान क्या है, अब देखिए यहाँ क्या दिया, जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दी गई उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल थी, ठीक है ना। और उसमें घटना चक्र में भी आप पढ़िएगा तो उसमें भी लिखा है 21 साल से ऊपर। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांति। समाज में क्या चाहते हैं? क्रांति चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ डेट दिया है, ईयर, और एक तरफ क्या दिया है, तो एक तरफ आपको दिया है, देखिए एक तरफ तो ईयर दे दिया है और एक तरफ आपको ये मिलाने वाला ये स्टेटमेंट लिख दिया और इसको कहता है मिलान करने के लिए। चलिए इसमें क्या कहता है, ये में कहता है कि बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसान को संगठित करते हैं, ठीक है। दूसरा कहता है कि अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की। सेकंड सी कहता है स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन वापस, स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अब इसको सही सही मैच करना है, ठीक है। तो चलिए आइए मैच करते हैं। फर्स्ट में क्या था, बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसान को संगठित करते थे। कब? अच्छा, दूसरा कहता है इसका कब होगा, इसका होगा, चलिए पहले जो इसमें इसको देखिए पकड़ने का एक ट्रिक भी है, ठीक है ना। ऐसे तो हम इसको भी मिला लेंगे लेकिन इसको पकड़ने का एक ट्रिक भी है, आपको बताते हैं ये ट्रिक कि जो चीज़ आपको याद नहीं है, ठीक है ना, तो उसको पहले छोड़ के आगे बढ़िए, ऑप्शन में देख ही लीजिए कि हमको कौन है इसमें ऐसा आपको को मिल जाएगा कि जो आपको याद होगा। जैसे देखिए अम्बेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की, ठीक है ना। चलिए आपको अगर ये नहीं देखिए आप यहाँ स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन, अब देखिए यहाँ पर आप एक तो दिया है स्वाभिमान अवज्ञा, क्या दिया है, स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन वापस और स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर दूसरा गोलमेज सम्मेलन, आप यहाँ से आप आसानी से पकड़ सकते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, अब बताइए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो 1931 है, अब कोई सा भी हम 31 लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दिया है ई में सब ई जगह 3 दिया है, ठीक है। तो ये दिया है 3 तो मतलब इसका मतलब इसको माना है तो हम लोग इससे मिला देते हैं इसको, कैसे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन को हम लोग 3 से मिला दिए। चलिए ठीक है, 1931 में, ठीक है। देखिए यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया। अब नेक्स्ट कहता है कि देखिए स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ। चूँकि आपको याद होगा कि स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन क्या किया गया था, पुनः प्रारंभ किया गया था। तो कब किया गया था? तो 1932 में ये दोबारा पुनः प्रारंभ हुआ था। जब पढ़ेंगे आप थ्योरी में तो ये चीज़ें पढ़ेंगे कि स्वाभिमान आंदोलन को क्या किया था, पुनः प्रारंभ किया गया था, तो 1932 में। चलिए यहाँ मिल गया D1। अब देखिए यहाँ 2 मिल गया, देखिए यहाँ D2 है, तो एक हिसाब से ये पहले ही छट गया मेरा, ठीक है। और उसके बाद जाके देखिए अब नेक्स्ट दिया है, अब तो हम आसानी से पकड़ सकते हैं इस हिसाब से। देखिए ए नंबर, बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसान को संगठित करते थे,
तो इसका क्या हो जाएगा 5 नंबर। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं, एक बार क्लीन कर देंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। बाबा रामचंद्र संगठित करते थे, तो इसका क्या होगा, इसको मिला देंगे इससे 1918 से 1919 में। कब से? 1918 से 1919 में। और अम्बेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की क्या, एसोसिएशन की 1930, ठीक है ना, इसका क्या होगा 1930। और स्वाभिनव आंदोलन वापस लिए, तो वापस कब लिए, तो इसको तो अभी देखे ही थे 1931 में, ठीक है ना, वापस कब लिए थे 1931 में। जो आंदोलन है कब प्रारंभ हुआ था, तो 1932 में। और गोलमेज सम्मेलन जो दूसरा हुआ था वो कब हुआ था, 1933 में। इस तरह से मिल गया। इससे हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ए का 5 दिया है, चलिए ए का 5 देख लेते हैं। ए का 5 है, ठीक है। बी का 4 दिया है, बी का 4, चलिए ठीक है 1930, ठीक है। और सी का दिया है, सी का 2, सी का स्वाभिनव वापस, ये भी सी का 2, हाँ ठीक है, ये 1931 में। और डी का 1 दिया है, डी का स्वाभिनव पुनः प्रारंभ कब किया गया था, तो पुनः देखिए प्रारंभ 1900 से डी का दिया है, डी का 1 दिया है, पुनः प्रारंभ हुआ था, देखिए यहाँ से ऐसे गया, हाँ ठीक है 1932 में। और ई का 3rd दिया है, तो ई का 3rd में आपको देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ई का 3rd दिया 1931 में। चलिए तो इस हिसाब से आपको सारा मिल गया, ठीक है ना। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या लिखा है। इसके बारे में लिखा है कि गांधी जी स्वाभिनव अवज्ञा आंदोलन वापस लेते हैं, क्या करते हैं, ले लेते हैं। और दिसंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है, 1931 में, ठीक है। 1932 में देखिए स्वाभिनव अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ, ठीक है ना। और अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब करते हैं, मार्च 1930 में। कब, मार्च 1930 में। ये बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश किसानों को संगठित करते हैं कब, 1918-19 में। कब, 1918-19 में। और असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू फरवरी 1922 में। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू, फरवरी 1922 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को तक ये क्लास पहुँचे और उसको भी लाभ मिले, ठीक है। क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। हैप्पी टू हेल्प होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा क्लास भी है, लेकिन चूंकि इसमें आपको थोड़ा ही क्वेश्चन बचा है तो इसको हम लोग समाप्त ही कर लेंगे। 3 पार्ट किए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सीरीज भी आएगा, ज्योग्राफी का आएगा, साइंस का आएगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स का आएगा, पॉलिटी का आएगा। इस तरह से कंटिन्यू हम सीरीज लाते रहेंगे। करंट अफेयर्स का भी क्लास लाएंगे। INM का अलग से मतलब एक सीरीज चलाएंगे जिसमें सिर्फ ओनली फॉर INM का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। फर्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। सेकंड, यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए क्या किया, अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच काफी विवाद हो गया। थर्ड कहता है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की बात मान ली तो डॉक्टर अंबेडकर आमरण अनशन पर बैठ गए। वहाँ पूछ रहा है कि क्वेश्चन उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य के बारे में पूछ रहा है, केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, और उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से 1 से अधिक। अब आपको इसको बताना इसका सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, केवल 1 और 2। क्या होगा, केवल 1 और 2। कैसे, तो आइए देखते हैं इसको। कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर, इसको पहले क्लीन कर लेते हैं फिर। कहता है डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया था। ये सही है, चूंकि हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसको हम देख चुके हैं। इससे कुछ क्वेश्चन पहले हम किए थे, इसके बारे में, इस थ्योरी के बारे में पढ़े हुए हैं। दूसरा कहता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच काफी विवाद हो गया था। ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है ना। थर्ड कहता है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की बात मान ली तो डॉक्टर अंबेडकर आमरण अनशन पर बैठ गए। ये गलत है क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि गांधी जी आमरण अनशन पर, यहाँ कहता है गांधी जी की बात मान ली तो डॉक्टर अंबेडकर आमरण अनशन पर बैठे। अंबेडकर साहब नहीं बैठे थे आमरण अनशन पर, अंबेडकर जी नहीं बल्कि गांधी जी ही बैठे थे।
और अंबेडकर की जब बात मान ली गई, जब उन्होंने अपने अलग दलित वर्गों के लिए अलग सीट की मांग किए थे, तब जाके गांधी जी से नाराज हो गए थे और गांधी जी क्या किए थे, अमरण अनशन पर बैठ गए थे। ठीक है, इसमें गांधी जी अमरण अनशन पर बैठे थे, अंबेडकर नहीं बैठे थे। उस हिसाब से ये क्वेश्चन क्या है, गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। 1 और 2 क्या है, सत्य है, बाकी सब क्या है, गलत है। चलिए, इसके बारे में क्या लिखा है, जरा ये देख लेते हैं। इसके बारे में लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन यानी डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में संगठित किया गया और दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी क्या हो गया, विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की बात मान ली, अंबेडकर की मांग क्या कर ली, मान ली, तो गांधी जी अमरण अनशन पर बैठ गए। देखिए, गांधी जी अमरण अनशन पर बैठ गए, बताए थे अभी, गांधी जी अमरण अनशन पर बैठ गए थे। चलिए, नेक्स्ट कहता है कि महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, टीआरई में भी बन चुका है। इसके अलावा अदर बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, आपको सीजीएल 4 या फिर बिहार एसआई, रेलवे, एनटीपीसी, जो भी एग्जाम दीजिए एसएससी, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था। ऑप्शन 1931, 1932, 1930 और 1928। इसका सही जवाब क्या होगा, 1932। पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में। कब हुआ था पूना पैक्ट, 1932 में। अब आपको आंसर में सही कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है कि पूना पैक्ट किनके किनके बीच हुआ था। ठीक है, 1932 में तो हुआ था, पर किनके किनके बीच हुआ था। चलिए, इसमें लिखा है कि आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली। क्या किए, अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हस्ताक्षर किया दिए गए। इससे दमित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से क्या जाना जाने लगा। चलिए, अब इसमें दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट कहता है कि मोहम्मद अली जिन्ना किस मांगों पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग छेड़ने के लिए तैयार था। क्या कहता है, मोहम्मद अली जिन्ना किस मांगों पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग छेड़ने के लिए क्या थे, तैयार थे। तो ऑप्शन दिया, एक, मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएगी। नंबर 2 दिया, मुसलमान बाहुल प्रांतों यानी बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को क्या कर, मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उपयुक्त में से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन दिया केवल 1, केवल 2, और इनमें दिया है कि इनमें से दोनों, सी, और डी नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं। क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा इनमें से दोनों। क्या होगा, दोनों, क्योंकि ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, किस मांगों पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को छोड़ने के लिए तैयार थे। क्या कहता है, मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएगी, ठीक है ये, और मुस्लिम बाहुल प्रांतों यानी कि बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को क्या किया जाए, आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये सही है, ये इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सी, दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। आइए इसके बारे में क्या लिखा है स्टेटमेंट थोड़ा देख लेते हैं। इसका यहाँ दिया है कि मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों का केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए और मुस्लिम बाहुल प्रांतों बंगाल और पंजाब में मुसलमानों का आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग क्या करेंगे, मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने क्या कहा कि पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रतिनिधित्व के सवाल पर, किसके सवाल पर, यहाँ कहता है कि प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के हिंदू महासभा के कहता है कि M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी क्या हुई, संभावनाएं समाप्त हो गई। और 63 कहता है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन हैं। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि
आनंद मठ उपन्यास में किस विद्रोह के बारे में चर्चा की गई है? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है और साथ ही ये भी बताना है कि क्लास आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिए। चलिए इसको देखते हैं कि इस छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। किसने किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था और बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। ठीक है, यह गीत बाल गंगाधर यह कहता है यह गीत बंगला में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। यह गीत जो है बंगाल में जो है स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ था? खूब गाया गया था। किस आंदोलन में? स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। अब आपको बताना है कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में इसको बताइए। देखिए इसमें भर भर के क्वेश्चन ही है, चाहे आप थ्योरी देखिए या फिर क्वेश्चन देखिए, हर जगह से ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है ना, इसमें भर भर के क्वेश्चन है। अब देखिए हर लाइन पे क्वेश्चन बन जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ-जहाँ क्वेश्चन हमने पूछा, जैसे यहाँ से पूछा है कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, ठीक है ना, तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, आप उसका एग्जैक्ट जो डेट है आप वहाँ कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कीजिए। ठीक है ना, इसी बहाने आपको एक क्वेश्चन आपको यहाँ से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट कहता है कि भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था, और ये क्वेश्चन जो है टीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या होगा? अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या होगा? अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, और ये टीआरई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है कि इसमें कहता है कि स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया था। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया और वह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से क्या थे? युक्त दिखाई देती है। 65 में कहता है कि स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को कब चित्रित किया था? तो ऑप्शन दिया है 1870 में, 1905 में, 1911 में और 1904 में। तो आप बताइए कि इसका आंसर सही आंसर क्या होगा। तो अब इसके बारे में बताना है कि उसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 1905। क्या होगा? 1905। स्वदेशी आंदोलन प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर भारत माता की विख्यात छवि कब चित्रित किए थे? तो 1905 में किए थे। अभी ऊपर वाले थ्योरी में हम लोग देखा भी था इसको 1905 के बारे में। तो यहाँ क्या दिया है, देखिए चित्र 12, ये चित्र के नीचे बना हुआ कॉलम है, वहाँ से एक क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन वहाँ उठाया गया। देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तो देखने में आसानी होगी। यहाँ दिया चित्र 12 में कहता है भारत माता अवनींद्रनाथ टैगोर 1905। जो है ध्यान से देखें कि यहाँ दर्शाई गई माँ की क्या थी? छवि। माँ की छवि शिक्षा, भोजन और कपड़े दे रही है। एक हाथ में माला उसके सन्यासी गुण को रेखांकित करती है और अपने पूर्ववर्ती रवि वर्मा की भांति अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी ऐसी चित्र शैली को विकसित करने का प्रयास किया जिसे सच्चे अर्थों में भारतीय माना जा सके। जिसे क्या किया? सच्चे अर्थों में भारतीय माना जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको MVVI क्वेश्चन, ठीक है ना, और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्रीम क्वेश्चन है ये। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन दिया 1942, 1940, 1939 और 1944। तो इसका सही आंसर होगा 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत किया गया था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत किया गया था? 1942 में। कब? 1942 में। चलिए इसके बारे में क्या लिखा है देखते हैं हम लोग कि वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया जिसमें सत्ता का क्या करे? भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग की गई। क्या की गई? जिसमें भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग की गई।
और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पर ये 8 अगस्त 1942 लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि करो या मरो, क्या कहता है, करो या मरो प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किससे गया था। और देखिए ये टीआरई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जो है टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ऑप्शन दिया भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद। तो ये कौन दिए थे, तो महात्मा गांधी दिए थे। करो या मरो का नारा कौन दिए थे, महात्मा गांधी। ठीक है, ये टीआरई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा टीआरई के अलावा और भी अदर एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में बता रहे कि इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का क्या था, भाषण दिया था। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े और लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किए एवं जुलूस निकाले। और यह आंदोलन वास्तव में कहता है एक जन आंदोलन था, जिसमें छात्र, मजदूर और क्या हो गए, किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि किस आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा दिया गया था, किस आंदोलन के समय दिया गया था करो या मरो का नारा। तो ये ऑप्शन दिया पूर्ण स्वराज आंदोलन के समय, दांडी मार्च के समय, खिलाफत आंदोलन के समय और भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय, क्योंकि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कब दिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दिए थे। हम लोग देखते हैं कि यहाँ कहता है कि इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो भाषण दिया था। भारत बंद के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालें को और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किए एवं जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में जन आंदोलन था। क्या था, जन आंदोलन था, जिसमें छात्र, मजदूर और किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं, जैसे बंगाल से माता गिनी हाजरा, कौन था, माता गिनी हाजरा, असम के कनकलता बरुआ, असम के कौन थे, कनकलता बरुआ, और उड़ीसा से रामा देवी। और अंग्रेजों के द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इसे क्या करने, दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लग गया। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के कारण इसे कहता दबाने में क्या कर दिया गया, अधिक समय लग गया। चलिए आज हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। ठीक है, क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिएगा। और जो क्वेश्चन इसके दरमियान मैंने पूछा है उस क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, ताकि आपको एक क्वेश्चन इसके बहाने याद हो जाए। ठीक ना। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ठीक ना, और नेक्स्ट सब्जेक्ट भी हम जैसे ज्योग्राफी, साइंस, इसको भी सीरीज लाएंगे और इसका एक INM का पार्ट भी एक सीरीज चलाएंगे। ठीक है ना। तो क्लास देखने के लिए आज हम अपना क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।